हाँ हाँ सही। वैसे आज अंतिम लेक्चर होना चाहिए। आज यही पढ़ना था ना, पुराने सब कंप्लीट हैं। आज दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एक संधारित्रों का संयोजन और दूसरा टॉपिक क्या होगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा। जो लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये वाली बुक ऑर्डर कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 340 रुपए की बुक है ऑफर के तहत, वरना ये 350 रुपए की है। तो ऑनलाइन खरीद लें। इसको खरीदने से फायदा ये है जो लिखाता हूँ वो लिखना नहीं पड़ेगा, और अगर वैसे लिख के पढ़ना है तो जब मैं पढ़ाना शुरू किया करूँ तो कॉपी और पेन और एक बुक खोल के बैठा करो, ठीक है। पुराने जो 20 वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। केमिस्ट्री की सभी क्लासेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके बढ़िया से देखो। एनसीईआरटी के सभी सोल्यूशन मिल जाएंगे मेन वाले, और नोट्स भी मिल जाएगी मेरे ऐप में, उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। संधारित्र के संयोजन के पहले तुम लोग ये कंप्लीट रखो कि संधारित्र की धारिता अलग होती है और किसी चालक की धारिता अलग होती है। चालक की धारिता के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था Q/V। ये कैसा भी चालक हो उसकी धारिता होती है। हमने बताया गोली चालक के लिए होता है 4πε0 × R, जहां R उसकी त्रिज्या होती है। फिर हमने बताया संधारित्र की धारिता होती है ε0 A/D। अगर वायु के लिए लिखें, अगर किसी माध्यम के लिए लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ε0 K आ जाएगा, जिसका हम एप्सिलॉन M भी बोलते हैं। तीनों फार्मूले याद हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है, परिभाषा दीजिए। चालक की धारिता की परिभाषा बताओ। क्या बोल रहे हो, तेज आवाज में बोलो। ये परिभाषा है। चालक की धारिता की परिभाषा दीजिए। वेरी गुड। चालक की धारिता उसे दिए गए आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे, या फिर विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो एकांक वृद्धि 1 वोल्ट की वृद्धि कहलाती। गिरेगा तो नहीं। ये आओ हुजूर तुमको। संधारित्रों का संयोजन हमें पढ़ना है, तो इसमें जनरली ये वाला फार्मूला हम यूज नहीं करते। मुझे वही थोड़ा अच्छा नहीं लगता करता है, ये वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज करते। यहाँ पे इनकी बात की जाएगी, तो इसको मैं मिटा देता हूँ फार्मूले। पुराना तुम्हें याद होना चाहिए तभी न्यूमेरिकल बनेंगे। बात कर दूं तो ये तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है 2024 के मेन पेपर और सप्लीमेंट्री वाले पेपर में। न्यूमेरिकल जो आया था इसी से आया था। इससे क्या आने की संभावना है, आंकिक प्रश्न। और ये खुद टॉपिक मेरे साल आया था 2019 में, समांतर क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन दोनों, ठीक है। तो इसको पढ़ना है, सिंपल सा होता है। 2 प्रकार का संयोजन पढ़ेंगे, मिश्रित वाला हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते ना, क्योंकि हमारे कोर्स में है ही नहीं। पहला कौन सा होता करता है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज में कॉम्बिनेशन करना है हमें। तो सीरीज में जोड़ने के लिए परिभाषा है, थ्योरी है, वो सब तुम जानते हो, उसको रटाना नहीं होता। और तुम्हें ये भी बता दूं, जो थ्योरी लिखते हो उसे वहां लिखने कॉपी चेक करने वाला आदमी पढ़ता भी नहीं। अब जैसे यही टॉपिक अगर उनको चेक करना है, वो कम से कम 2 सेकंड लगाते हैं, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक कहना चाहिए। ऐसे देखे, राइट टिक मारे, आगे बढ़ गए, समझ गए। वो कुछ नहीं पढ़ते हैं, वो बस सही फार्मूला देखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में ये बताया गया कि अगर हम संधारित्र लें और उसका संयोजन करें तो वो एक ही तार में सब जुड़ जाएं। कैसे, जैसे ये वाला एक संधारित्र है, संधारित्र का संकेत ये होता है, बताया था ना, एक प्लेट में कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, दूसरे प्लेट में कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। बीच में क्या होता है, या तो वायु रख दो या तो कोई परावैद्युतांक, कोई परावैद्युत माध्यम। परावैद्युतांक कैसे रखोगे, तो अंक है। तो यहाँ इसके दोनों जो प्लेट होती हैं बराबर होती हैं। तो इसको मान लो किसी तार से जोड़े, अब दूसरी प्लेट के साथ एक और संधारित्र जोड़ दो, फिर दूसरी प्लेट के साथ एक और संधारित्र जोड़ दो, ऐसी खूब सारे संधारित्रों को आपस में जोड़ दो, समझ गए। अब इनको जोड़ के इनके बीच क्या लगा देते हैं, एक तो बैटरी। बैटरी लगा देने से क्या हो जाता है, इसमें करंट का फ्लो होता है, ना लगाओगे तो भी हो जाएगा। करंट से क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बीच में हमें एक रेजिस्टेंस भी लेना चाहिए, लेकिन हो गया। तुम पूरा सर्किट ना बनाओगे चलेगा, बुक में देखो पूरा नहीं बनाए ना, क्योंकि उधर साइड क्या करना पड़ता है, हमें अर्थिंग करना पड़ता है, इसलिए पूरा सर्किट ना ही बनाओ बेटर। अर्थिंग का मतलब सबको पता है, ऐसे 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 वाईफाई, लेकिन सीधा तनेन वाईफाई। इस चित्र में तुम्हें दिख रहा होगा कि संधारित्र कितने हैं, 3 ठो हैं।
और प्रत्येक संधारित्र की धारिता लिखनी है और विभव लिखना है। ठीक है, तो इसकी धारिता मान लिया क्या है, C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3। ठीक है, और सबको जो आवेश दिया जा रहा है, आवेश सबको एक ही दिया जा रहा है, Q। मतलब जो आवेश हम इस वाले को दे रहे हैं वही इसको भी मिल रहा है, वही इसको भी मिल रहा है, और इधर जाके पृथ्वीकृत हो गया है। ठीक है, मतलब आवेश सबको अलग अलग नहीं मिल रहा, आवेश सबको अलग अलग नहीं मिल रहा, लेकिन विभव सबका अलग अलग। भाई यहां से आवेश दे रहे हैं, इसकी दूरी अलग, इसकी दूरी अलग, इसकी दूरी अलग, तो सब में विभव भी क्या आ जाएगा, अलग अलग। इसकी एक सेकंड क्या हो गया था तुम्हें, पता नहीं, मेरे सब उपकरण खराब हो जाते हैं। हाँ चल चल चल, हाँ इसका जो वोल्टेज माना गया वो V1, इसका V2, इसका V3। बस हमें 3 ही चीजें चाहिए, ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस खत्म। क्या क्या चाहिए, सबसे पहले 3 संधारित्र लिया। अब परिभाषा क्या बोलेंगे श्रेणी क्रम के लिए, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। बस परिभाषा बोलोगे याद हो जाएगी। प्रत्येक संधारित्र है, हर संधारित्र के लिए बोल दिया, जब एक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, या फिर बोल दो जब दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और यहाँ पे हमें फिर लिख देना है कि माना 3 संधारित्र हैं, माना 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 है। दिया गया आवेश क्रमशः क्या, एक ही आवेश नहीं है, Q है ना। तीनों संधारित्रों पर प्रवाहित आवेश की मात्रा Q है, तथा तीनों संधारित्रों का विभवांतर V1, V2, V3 हो गया। अब हमें क्या लाना है, तुल्य धारिता लानी है। ठीक है, इसकी टोटल धारिता कितनी आएगी, संयोजन करके हमें क्या ज्ञात करना है, C टोटल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको लाने के लिए तुम बस यही वाला फार्मूला यूज करो। अभी एक फार्मूला बताया था मैंने तुम्हें, C = Q/V। यहाँ पे बस एक चीज समझनी होती कर दी है कि जो लाना है उसके अलावा किसी की वैल्यू लानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ हमें सबके लिए यही वाला लगाना है फार्मूला, C = Q/V के अनुसार। ठीक है, हमें इसके अनुसार सारी वैल्यूज लानी पड़ेंगी। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन भी अगले चैप्टर में पढ़ोगे, फिर सेल का आएगा, प्रतिरोध का आएगा, टोटल 3 प्रकार के ये में पढ़े, संधारित्र फिर सेल का इसका। इसमें तुम ये ध्यान दो कि जो चीज कांस्टेंट होगी और जो ज्ञात करना है उसे राइट साइड में रखो। ठीक है, बराबर के लेफ्ट साइड में कुछ रहेगा, राइट साइड में क्या रहेगा, जो चीज सबके लिए कांस्टेंट है और जो चीज तुम्हें ज्ञात करना है उसको किधर साइड रखो, राइट साइड, तभी ये फार्मूला निकाल पाओगे, वरना यहाँ पर आके भूल जाता है। ठीक है, और तुम्हारे पास और अच्छी टेक्निक हो तो बता देना। तो कांस्टेंट वाला और ज्ञात करने वाला उधर रख दो। तो यहाँ पे बताओ सब में कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट नहीं मतलब सबके लिए जो एक ही चीज है, तो सब में कौन सी चीज जा रही, Q, तो Q बराबर Q उस पार रखना है। और ज्ञात क्या करना है हमें, C, तो Q और C उस पार रहेंगे, यानी मान किसका लाना है हमें, V का। Q और C तो अलग रहेंगे, तो मान किसका लाना पड़ेगा, V का। तो हमें V की वैल्यू लानी पड़ेगी। तो यहाँ V की वैल्यू कितनी आएगी, V इधर जाएगा, C इधर आएगा, तो V = क्या आ जाएगा, Q/C आएगा। तो ये आ गया। अब हमें अलग अलग संधारित्र के लिए लाना है ना, तीनों संधारित्रों के लिए लाओ इसी प्रकार V1 = क्या आ जाएगा, Q/C1, V2 = क्या आ जाएगा, Q/C2, V3 = क्या आ जाएगा, Q/C3। यहाँ Q सेम है, क्यों, क्योंकि एक ही तार लगा है। इसमें प्रक्रिया क्या होती है वो हमें नहीं बताना है। अगर तुम्हारे पास चित्र में जगह रहेगी तो एक काम और कर लेना, जैसे इसको अगर मैं +Q चार्ज दिया तो ये पूरी प्लेट में कैसा चार्ज आएगा, प्लस 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 प्लस। तो इस वाली प्लेट में क्या आएगा, माइनस 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 आएगा ना, माइनस 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 माइनस। अब ये प्लेट क्या अर्थिंग हुई अभी नहीं, तो इस प्लेट के इधर वाले सिरे में माइनस चार्ज है, तो इधर वाले सिरे में प्लस चार्ज, इधर वाले में आएगा प्लस 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 प्लस। तो बताओ ये जो आगे वाला चार्ज आगे जा रहा है वो कौन सा होगा, प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस इधर है, दूरवर्ती सतह पर प्लस होता है। वेरी गुड। तो प्लस वाले इधर जाएगा तो ये वाली प्लेट कैसी होगी, प्लस 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 प्लस। इसका प्रेरण होगा तो इधर माइनस 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 माइनस, फिर इधर साइड कौन सा आ जाएगा, प्लस 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 प्लस। अगर पेपर में जगह हो तो बना देना, वो पता है ना मैं 4 बना रहा हूँ इसलिए बराबर कर रहा हूँ। इसमें कौन सा आएगा, प्लस 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 प्लस, इसमें माइनस 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 माइनस। अब इधर मत बना देना, पृथ्वी में चला गया। पृथ्वी में अर्थिंग करने का मतलब
पृथ्वीकृत करने का मतलब बात वही है। इसका मतलब क्या होता है कि पृथ्वी अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है तो इसका धनावेश समाप्त हो जाता है। अगर ये बना सको तो बना देना, अच्छा लगेगा जो चेक करेगा उसे। अब हमें क्या लाना है, कुल विभव, जो टोटल विभव आएगा वो भी आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम सीधे क्या लिख देंगे, कुल विभवांतर, कुल विभवांतर, कुल विभवांतर भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। सारी वैल्यूज यहाँ रख दो, 3-4 लाइन के सवाल होते हैं। तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। फिर से बता रहा हूँ, इसका व्यंजक भी आ सकता है और इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल आ जाए वो ज्यादा बढ़िया। तो यहाँ सब में Q कॉमन है, तो Q अपॉन C इक्वल टू यहाँ Q कॉमन, तो यहाँ आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहाँ Q कॉमन होके कट गया, तो 1 अपॉन C इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आ गया अपना धारिता का व्यंजक। बस ये तो हमने 3 संधारित्र लिए हैं। बस हमने ये देखा श्रेणी क्रम में कैसा आ रहा है, उल्टा। ये तुल्य धारिता है, ये जो है C क्या है, ये है तुल्य धारिता। तुल्य यानी टोटल। हमने 10th में प्रतिरोध का पढ़ा होगा संयोजन, कि हट गया था, कहा होगा। 10th में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े थे, वो श्रेणी क्रम में सीधा सीधा आता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वैसे आता करता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जो लोग 3rd चैप्टर पढ़े उनको तो पता ही होगा, बाकी उनको बता रहा हूँ जो नहीं पढ़े 3rd चैप्टर। तो ये श्रेणी क्रम सीधा आता था, लेकिन इसका श्रेणी क्रम कैसा आया, उल्टा आया। ये इसका प्रतिरोध और संधारित्र में कैसा आता है, अपोजिट आता करता है। लाइट गोल हो गई लगता है। तो ये क्लियर है, बस ये आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर आया केवल 3 संधारित्र के लिए। अब मान लो हम अनंत संधारित्र जोड़ दिए, अनंत नहीं मान लो, n संधारित्र जोड़ दिए, 20-25 जोड़ दिए, 40-50 जोड़ दिए, तो ये लाइन से क्या होंगे, सब बटे 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 आएंगे ना। तो यहाँ पर एक फंडा लगाया जाता है, वो फंडा क्या होता है वो मैं कहाँ पे समझा दूं, यहाँ पे समझा देता हूँ। चलो यहाँ पे मैं बोल दूं, यदि C धारिता के n संधारित्र, C धारिता के n संधारित्र, n यानी 25-30 तो, लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज फिक्स कर दी, धारिता सब में 20 फैराड है ना, मान लो 20 फैराड, 20 फैराड बहुत होता है, इन्वर्टर में लगा है। यदि C धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो तुल्य धारिता, इसका मतलब समझ रहे हो, C धारिता यानी अभी तीनों की धारिता क्या थी, अलग अलग, अभी तीनों की धारिता अलग अलग थी। अब मान लो अगर यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, एक एग्जाम्पल आ ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाता, इसको C मान लेते, तो यहाँ पे ये भी C आ जाता, तो इसका थोड़ा संख्या बदल के इसको डैश वैश कर दो, संकेत बदल के डैश कर दो, नहीं तो CT लिख देते हैं, C टोटल, है ना। तो ये कितना आ जाता, 1 अपॉन C टोटल इक्वल टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C, इसका एलसीएम C आता और 1 1 1 जुड़ जाता, तो कितना आ जाता, 1 अपॉन CT इक्वल टू क्या आ जाता, 3 अपॉन C आता। अभी ये क्या टोटल आया नहीं, अभी इसको तुम्हें उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो CT इक्वल टू क्या आ जाएगा, C/3, ये आएगी तुल्य धारिता। यानी तुल्य धारिता कम हो गई कि बढ़ गई, कम हो गई। अगर मान लो ये 3-3-3 वाले थे, अभी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, अगर ये 3-3-3 माइक्रोफैराड के हैं, तो जो तुल्य धारिता आएगी वो क्या आएगी, ये 3/3 आएगी, 3/3 यानी कितनी आ गई, 1। तो श्रेणी क्रम में हम कब जोड़ेंगे, हम तब जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में जब हमें टोटल धारिता घटानी हो, जब धारिता क्या करना हो, घटाना हो, और धारिता घटेगी तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। इस सूत्र से धारिता घटेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो मतलब अगर कंडेंसर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या होगा, कंडेंसर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा और जो कैपेसिटी है धारिता वो घटेगी, ये कम हो जाती है, बस ये ध्यान देना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कम हो जाती है, यही फंडा यहाँ भी बोल देंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे सीधे कि खूब सारे कंडेंसर हमें जोड़ने, तो तुल्य धारिता को चलो हम लोग मान लेते 1 अपॉन CT, है ना, ये आ जाएगा 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस डॉट 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 n। हमें कितने संधारित्र जोड़ने हैं, n संधारित्र, तो ये n बार आ जाएगा। तो ये जब लघुत्तम लेंगे तो सब में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन CT इक्वल टू सबका लघुत्तम C, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ गया, प्लस डॉट 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 n
अब बताओ, एक को 3 बार जोड़ोगे क्या आएगा? एक को 4 बार जोड़ोगे, एक को 10 बार जोड़ोगे, तो एक को n बार जोड़ोगे, n जितनी बार जोड़ोगे उतना आ जाएगा। एक को तो जोड़ना है, तो यहाँ पे 1/ct इक्वल टू कितना आ गया? n/c। क्या ये अपना आंसर है? नहीं, अपना आंसर क्या है? उल्टा करके आता है। ये फाइनल आंसर नहीं है, गलत है। उल्टा कर, गलत नहीं, अधूरा है उल्टा करके आएगा तो क्या आ जाएगा? C/n। ये है असली फार्मूला। लेकिन ये वाला है केवल उसी संधारित्र के लिए जिसमें धारिता क्या हो? बराबर हो, है ना। जब सभी संधारित्रों की धारिता बराबर होगी तब कौन सा फार्मूला लगा देना है हमें? ये वाला। ठीक, तो ये कौन सा संयोजन था? श्रेणी क्रम संयोजन। यही याद रखना है कि यहाँ n की वैल्यू रख देनी। जैसे अगर बोल दिया तुम्हें 5 माइक्रोफैरड धारिता के, एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, छोटा सा क्वेश्चन, कि मान लो 5 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र, 5 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। वीडियो चालू है। तो तुल्य धारिता बताइए। और मेरा विश्वास मानो अपने एमपी बोर्ड में इससे बड़ा आता भी नहीं, इतना ही आता है। ठीक है, तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? सबसे पहले तुम ये समझ रहे हो 5 माइक्रोफैरड के 2 कंडेंसर है ना, उनको जोड़ने के लिए हम जानते हैं फार्मूला C टोटल बराबर क्या आता है? C/n आता है। तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है? 5 माइक्रोफैरड। तो यहाँ रख देंगे 5 माइक्रोफैरड बटे संख्या कितनी है? 2, तो कितनी आ गई? 2.5 माइक्रोफैरड। लो, तुल्य धारिता तो घट गई कि बढ़ गई? घट गई। पहले 5 थी तो 5 5 जोड़ के तो 10 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। कितनी हो गई? 2.5 हो गई, आधी हो गई। ठीक है, जितनी संख्या लोगे उतने का भाग हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्लियर है। शुरू से बताओ क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखो, टॉपिक शुरू करते ही चित्र नहीं बनाया जाता। ये जो तुम्हें बुक दिख रही है, ये बुक में थोड़ा सिस्टम से देख लिया करो। दुनिया में कभी भी कोई भी टॉपिक शुरू करते ही चित्र देखे हो? नहीं। 2 साल पहले एक लड़की आती, 2 साल नहीं पीछे के साथ, वही मेरन को समझाने लगी, बोली जब चित्र बनाएंगे तब ना उसके बारे में लिखेंगे। मैं हाँ ठीक है दीदी, आप यही करिएगा तो टॉपिक शुरू करते ही चित्र नहीं बनाया जाता है, उसके बाद पहले थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं, भूमिका जिसे कहते हैं, फिर आता है नीचे का काम। इस तरह लिखने की आदत डालोगे तो आगे थोड़ा भी तुम्हें बहुत पेपर देने हैं, वहां भी अभी जाना है। ठीक है, और जिंदगी में तुम एक बार MPPSC की तैयारी का तो सोचोगे वर्दी मिल जाती है, समय लगता है। शुरू में क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में लिखेंगे कि जब एक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्रत्येक संधारित्र की अगली प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम में कब जोड़ते हैं? जब हमें टोटल धारिता कम करनी होती है, अर्थात विभवांतर बढ़ाना होता है, तब हम श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या, नीचे एक चित्र बनाना है, फिर लिख देना है माना 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 है, विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है, प्रत्येक संधारित्र में प्रवाहित आवेश Q है। ठीक है, यदि तुल्य धारिता C हो तो, यहाँ पे C लिख दिया, नीचे भी कर सकते थे। यदि तुल्य धारिता क्या हो? C हो तो C = Q/V के अनुसार। V क्यों लाए? यहाँ पर मैंने एक फंडा बता दिया। क्या बता दिया? कि जो कांस्टेंट है और जो ज्ञात करना है उसके अलावा एक का मान ला लो। तो जो कांस्टेंट था वो C था ना, ना ना Q था, और जो ज्ञात करना था वो C था, तो मान किसका लाएंगे हम? V का। क्लियर हो गया? ये भूल जाता है तो यहाँ पे नाचना पड़ता है दिमाग को, वो नहीं याद आता, बोलता है ना ये कि यहाँ करें क्या, ये तो पता है कि ये आगे बन जाएगा, कॉमन लेके काटना है, लेकिन यहाँ क्या आएगा थोड़ा सोचना पड़ता है। उसके लिए याद रखो कांस्टेंट और जो ज्ञात करना उसको उधर रखो, जो बचा उसकी वैल्यू लाओ। तो जो बचा कौन? यहाँ V है, V की वैल्यू लाए। अब यहाँ पे हमें अलग अलग लाना है ना, ये तो टोटल वाले के लिए हो गया, अलग अलग लाएंगे तो V1 V2 V3, Q चेंज नहीं हुआ, C1 C2 C3 चेंज हो गया। इसके बाद हम इधर आगे कुल विभवांतर लाना है, जो लाए हो उसी को टोटल कर दो। तो V बराबर V1 + V2 + V3, कॉमन लिए काट दिया, आंसर आ गया। पेपर में खेल लेता है, इसी में 2 ठो दे देता करता है, 2 ठो दे देता है। प्रतिरोधों में भी जैसे हम 3 ठो जोड़े हैं ना, बोल देगा 3 ठो नहीं सर आप 2 ठो जोड़िए, तो क्या करेंगे आप? इसको गायब कर देंगे। ये वाला तो समझ गए हो ना, 2 ठो जोड़ दिए, उधर गायब करना था, ये 1 2 सुधारना पड़ेगा। क्या होगा मेरा? 2 ठो जोड़ दिए तो 2 ठो जोड़ेंगे तो तीसरा पद आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यहाँ भी कौन सा आएगा? ये वाला, इतना गायब हो जाएगा ना, गायब हो जाएगा ना, तो अपना आंसर बस इतना आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर
नहीं है। क्या ये तुल्य धारिता है? नहीं। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, ये डायरेक्ट लगाएंगे तो 2 ठो में काम हो जाता है, 3 ठो में थोड़ा सोचना पड़ता है। तो 1/c इक्वल टू एलसीएम ले लो, तो ये आएगा C1 C2 इधर इंटू, तो क्या हो जाएगा C2 प्लस C1 आ गया। लेकिन ये भी अभी आंसर नहीं है, आंसर उल्टा आया है, इसको उल्टा कर दो तो सीधा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? C इक्वल टू आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये है अपना आंसर बांगड़ू, समझे? ये है आंसर। प्रतिरोध में यही वाला आया था पेपर में। सिद्ध कीजिए कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाता करता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 2023 में आया था, जहां तक है मुझे कंफर्म नहीं याद रहता है, ठीक है? नहीं सर, 2022 में आया था। इससे कोई फर्क पड़ता है? 2023 में आया था ना, बस इसको दिमाग में रखो, इतना करना था। बच्चे वैज्ञानिक रिक्त स्थान कहीं के यहां तक करके चले आए। 3 ठो वाला पढ़ाया कौन सा जाता है? 3 ठो वाला। वो 3 ठो लेके लगाए थे, उनको श्रेणी क्रम दिख गया, वो शुरू हो गए, बोलते हम जाऊन पढ़ के आने, हम वही लिखा, चाहे पेपर में कुछ हुआ भाई। 3 ठो बोला ही नहीं है, वो बोला है 2 ठो आप प्रतिरोध जोड़िए। अब अगर बोल देगा 2 संधारित्र जोड़ने तो तुम 3 ठो लगा के आओगे। लेकिन जो पढ़े हम वही लिखेंगे, चाहे जो पूछ ले, जो पूछे वो लिख के आया करो, बन जाएगा ना। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है? तो अब अगर हमें डायरेक्ट बोल दे, एक तो ऐसी बच्चों वाला न्यूमेरिकल लगाते हैं, अगर हमें डायरेक्ट बोलता है, क्या बोलता है कि 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड, कितने कितने? 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ ना श्रेणी क्रम में जोड़ना है, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड। तो तुल्य धारिता बताइए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे। तो C बराबर क्या आएगा? 4 दूनी 8 बटे 4 दूई 6, 8 बटे 6, भाग दे लेंगे। समझ गए है ना? भाग दे लेंगे, आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे कि ये वाला याद आएगा तब ना। कुल मिला के समझ गए? तो समांतर श्रेणी क्रम संयोजन आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या किया गया? ये जो चीज है ना, ये भूल जाती है, सच में भूल जाती है। आदत क्या पड़ी है? यहाँ C1 C2 C3 C4 C5 लिखने की, तो लिख देंगे, फिर ऐसे बैठ के देखेंगे लघुत्तम कहाँ से ले यहाँ। तो लघुत्तम लेने के लिए यहाँ तुम्हें C मानना है, सबको भूल जाता है। C आएगा, 1 को 10 बार जोड़ेंगे 10 ही आएगा, n बार जोड़ेंगे n आएगा। तो टोटल धारिता CT इक्वल टू क्या आ जाता है? C/n। बुक में C डैश दिया होगा, हाँ बस हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। CTC टोटल, कोई दिक्कत श्रेणी क्रम संयोजन में? मान लो पेपर में आ गया संधारित्रों को श्रेणी क्रम में तब कब जोड़ा जाता है, एक वाक्य में आ गया, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में तब जोड़ते हैं जब तुल्य धारिता कम करनी हो, अर्थात विभवांतर बढ़ाना हो। क्लियर बात? चलिए अब आता है समांतर क्रम संयोजन। न्यूमेरिकल आएंगे, अरे न्यूमेरिकल के ये खुद ही आ जाएंगे जो हम बोर्ड में लिख रहे हैं। हाँ, पूरा लगाना है लास्ट तक। देखो ये वाला पन्ना कितना बढ़िया बनाया है नंबर बुक में, एक तरफ से इधर है, एक तरफ से इधर, और सेटिंग करना पड़ता है ये सब बनाने के लिए। ये देखो दरबार करने लगे। समांतर क्रम संयोजन बच्चों, हमारा लेक्चर ही मिट गया। ये चालू है सही में, जो ब्लर हुआ तो नहीं ब्लर है, ठीक है, बीच बीच में देख लिया करो उसमें। अब कौन सा आएगा? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में आप एक बात हमेशा रट लो, रद लिख दिया था मैं, रट लो। क्या रट लो? वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज क्यों सेम होगा? क्योंकि परिपथ में दूरियां बराबर हो, ठीक है? ये तुम लोग शायद पहली बार कुछ लोग पढ़ रहे होगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का मतलब ये हुआ जैसे ये एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र। 2 ठो में ना लगा लें यार, तीसरा बहुत बड़ा हो जाता है, 2 ठो में ही लगा लेते, बात तो वही। अरे 3 लगाना चाहिए, 2 ठो फिर अच्छा नहीं लगता है। ये 3 हो गए, 3 संधारित्र हैं, तीनों की धारिता जाहिर सी बात है हम लोग अलग अलग लेते हैं, एक 2 का ले लिया, एक 3 का, एक 4 का, माइक्रोफैराड रहेगी। ये C1 है, ये C2 है, ये C3। अब इसको जब जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने का तरीका ये आप बोला जा रहा है कि ऐसा रहेगा। मतलब तीनों संधारित्रों की पहली पहली प्लेट से, सुनो, तीनों संधारित्रों की पहली पहली प्लेट से ऐसे तार लाए, तार को इकट्ठा करके एक जगह बना लिए एक तार, और इधर साइड से तीनों संधारित्रों की
दूसरी प्लेट से एक एक तार लाए, तीनों तार इकट्ठा कर लिए, इसको इकट्ठा ले आके अर्थिंग मार दिए और इसको इकट्ठा हम एक चार्ज दिए। लेकिन हम जानते हैं चार्ज अगर 3 तार में जाएगा तो बट जाएगा ना। तो यहाँ जो आवेश होता है, ये जो आवेश दिया गया है प्लस क्यू चार्ज, ये आवेश तीनों में जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा। कैसे यार, पसीना इतना चलता है। ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगा Q3। तीनों में आवेश क्या हो गया, अलग अलग। बाद में ये निकल के एक ही आवेश बन जाएगा, लेकिन 3 इससे बट गए कि नहीं, ठीक है। लेकिन वोल्टेज जो होता करता है वो परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच का अंतर होता है ना। परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच का अंतर होता करता है, ठीक। यही इसी टॉपिक में कि जो विभवांतर होता है वो तार की लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है घटता है। इसी में खान सर और पंकज सर में युद्ध चल रहा था कि तार पर निर्भर करता है कि नहीं। तो पंकज सर गुस्सा आ गए, जाके तार का बंडल एक खरीद लिया कि ले आओ अब हम समझाते हैं तुम्हें। वो वीडियो देख लेना एक तो। उसी वोल्टेज क्या रहेगा, सेम, क्योंकि ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, तो दोनों पॉइंटों के बीच दूरी क्या है, सेम है। और विभवांतर जो लाया जाता है वो शॉर्टेस्ट दूरी का लाया जाता है, सबसे न्यूनतम दूरी का, ठीक है। तो दोनों का विभवांतर, यहाँ दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर माना गया सब में सेम, तो इसका भी भी रहेगा, इसका भी इसका भी, तीनों का विभवांतर सेम रहेगा। क्लियर हो गई बात। पिछले वाले में यानी श्रेणी क्रम संयोजन में क्या सेम था, तीनों में। समांतर क्रम संयोजन में क्या सेम है ये। अब हमने अभी आपको ट्रिक बताई है कि वो जो स्टार्टिंग में फार्मूला लगाते हैं कौन सा लगाते हैं, वो होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन, यही लगा देते हैं ना डायरेक्ट। तो हम लिखेंगे C इक्वल टू क्यू अपॉन V के अनुसार। ऊपर का लिखते तो बन जाएगा ना। एक बार मैं पढ़ के भी बता देता हूँ कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक सिरे पर तथा दूसरी प्लेट को किसी दूसरे सिरे पर जोड़कर बनाया गया संयोजन संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसको तुम अच्छे से भी लिख सकते हो कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट से एक तार निकालकर दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से भी एक तार निकालकर तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से भी एक तार निकालकर तीनों तारों को इकट्ठा पिलास की मदद से टाइट करने पर एक सिरा ए प्राप्त होता है। ये सब भी लिख सकते हो तुम लाइन बढ़ाने के लिए। हाँ, मिल जाएगा नंबर। क्यों नहीं मिलेगा, क्या गलत लिखे हैं, भाषा गलत हो गया। यहाँ ये बताओ तीनों में सेम कौन सा है, तीनों में सेम है भी। ज्ञात क्या करना है, सी, तो मान किसका लाएंगे, क्यू का। जो ज्ञात करना है और जो सेम है उसके अलावा हम तीसरे का मान लाते हैं। मान किसका लाना है, क्यू का। तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी भी रमन। क्या हुआ, तुम लोग क्या दरबार कर रहे हो। मैं यहाँ से एक न्यूमेरिकल फेंक के मारूंगा, बताए दे रहा हूँ, उसका आंसर फिर बताते रह जाओगे। ये क्या आ जाएगा, क्यू, अरे यार Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 भी सब में सेम है। Q2 इक्वल टू आ जाएगा C2 भी, Q3 इक्वल टू आ जाएगा C3 भी। आ गया। अब हम क्या आएंगे कुल आवेश, क्योंकि जितना आवेश, मान लो इधर से तुम 3 कूलाम दिए, एक कूलाम तीनों तार में बराबर दूरी पर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कुल आवेश। क्या लगाएंगे, कुल आवेश कितना आएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आ गया। मैं ये सोचता हूँ अगर अनन्या पांडे कोचिंग पढ़ाएगी तो कैसे पढ़ाएगी। मुंह बनाते रह जाएंगे। हो गया, सबकी वैल्यू रख दो। CV इक्वल टू ये क्या आएगा, C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। दिमाग में अनन्या पांडे को मत लाइए, यहाँ ध्यान दीजिए, बस खो गए। तुम तो आओ यहीं रहो इसी दुनिया में, ये सबको जानता है। B कॉमन है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 आया, B कॉमन कट गया तो C इक्वल टू क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब बताओ इसमें धारिता बढ़ रही कि घट रही, सर बढ़ रही है, जोड़ रहे हैं। मान लो ये 2 का था, 3 का था, 4 का था, अलग अलग तार से जोड़े तो क्या हो गई, 4 3 7 2 9, बढ़ गई ना, बढ़ गई। माइक्रो लगा के बोला करो, क्योंकि 1 फैरेड तो पृथ्वी का भी नहीं है। पृथ्वी का बहुत होगा, वो पृथ्वी को एक गोली चालक माने इसलिए ऐसा है। तो यहाँ पे C बराबर क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर हम आगे क्या करते हैं, सबकी धारिता क्या मान लेते हैं, सेम। अगर मान लो यहाँ पे यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C मान लो, तो ये तुल्य धारिता क्या आ जाती, तुल्य धारिता CT बोल दो, ये आ जाएगी C प्लस C CT बराबर क्या आ जाता, 3C आ जाता। मतलब अगर ये 2 माइक्रोफैरड के होते, ये भी 2 माइक्रोफैरड, तो ये कितना आ जाता, द्वितीयाई 6 माइक्रोफैरड।
तो इसमें धारिता बढ़ रही है, पिछले वाले में क्या हो रही थी, घट रही थी। इसमें जितने गुना बढ़ रही है उसमें उतने गुना घट रहे थे। फिर यहाँ फिर हम वही फंडा लगाएंगे, क्या फंडा, वही वाला फंडा कि यदि सी धारिता वाले n संधारित्र जोड़ दें, है ना, तो यदि वह पूरा राम कथा लिख लेना तुम लोग, तो सी टी इक्वल टू सी प्लस सी प्लस सी प्लस डॉट 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 कितनी बार आएगा, n बार, तो c कॉमन ले लेंगे तो वही है। अब c को 10 बार जोड़ोगे 10c आ जाएगा, है ना, c को 10 बार जोड़ोगे 10c आ जाएगा, तो सी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, nc, c को n बार जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, nc आ गया। कोई दिक्कत है ना, nc पढ़ना ना, nc मत पढ़ देना। सी टी इक्वल टू एनसी का मतलब है n का गुणा हो रहा है। अगर तुमसे रिक्त स्थान में पूछ लिया या फिर सही विकल्प में पूछ लिया कि 15 माइक्रोफैरड 30 माइक्रोफैरड धारिता वाले 30 संधारित्र जोड़ने पर, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, 30 माइक्रोफैरड वाले 30 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता रिक्त स्थान होगी, बताइए 900 माइक्रोफैरड हो जाएगी। बस ऐसे आते हैं, एक तो आया भी था, बन जाएंगे ना छोटे छोटे न्यूमेरिकल। और जब तुल्य धारिता आ जाएगी तो बस तुम्हें आगे आवेश दे देगा, फिर बन जाएगा। अब इसको जोड़ने से धारिता क्या हो गई, बढ़ गई, धारिता बढ़ गई यानी वोल्टेज डाउन, समझ गए, धारिता बढ़ गई यानी वोल्टेज डाउन। अब इसके हम लाइव एक्सपेरिमेंट नहीं कराएंगे आपको, क्योंकि वो सब अपने काम की चीजें नहीं है ना, वो आप ITI और IIT में पढ़िएगा, ठीक है। ठीक है, यहां से टॉपिक हो गया डन। अब इसमें एक फैक्ट लिखाना था जो बुक में नीचे लिखा हुआ है कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में तब जोड़ते हैं जब उच्च विभव को कई संधारित्रों को तक विभाजित करना होता है। उच्च विभव यानी ज्यादा विभव, ज्यादा विभव को हमें सब में क्या करना है, बांटना है, ठीक है। इसमें विभव घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, ज्यादा वोल्टेज है, ज्यादा वोल्टेज को संधारित्रों में बांटना है तो अलग अलग में नहीं, इस तरह में जोड़ेंगे, तो इस तरह में जोड़ेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, सब में घट जाएगा, बट जाएगा, बट जाएगा यानी घट जाएगा। बस 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 बस। अब आता है संधारित्रों में संचित ऊर्जा। पहले इसके न्यूमेरिकल समझ लो कैसे आते हैं, इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। सबसे पहले तुम्हें सी टोटल लाना पड़ता है, क्या लाना पड़ता है, सी टोटल, ये लाना पड़ेगा तुम्हें। इसके बाद तुम्हारा ये जो फार्मूला होता है Q अपॉन V, ऐसा होता है ना, तो इसमें तुम सी ला लिए, सी ला लिए, अब या तो Q दे देगा या तो V दे देगा, दो में से कोई एक दे देगा और एक तो पूछ लेगा, समझ गए। जैसे बोल देगा कि मान लो कि 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, है ना, और यदि 120 वोल्ट की धारा प्रवाहित हो, ठीक, 120 वोल्ट की, ये टॉपिक तुम्हारा डन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, टिल अच्छे से पढ़े रहो इसको। न्यूमेरिकल लगवाता हूं, बस थोड़ा सा ये संचित ऊर्जा वाला टॉपिक खत्म कर दूं। अगला टॉपिक क्या है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, जहां तक है 2020 में आया था, 21 में पेपर नहीं हुआ है, 22 का पेपर मुझे ध्यान ही नहीं, क्योंकि 22 का मेरा रद्दी बैच था। तो मैं ये बता रहा हूं कि 2020 का आया हुआ क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन क्या था, संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। क्या क्वेश्चन था, संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अब संधारित्र में जो ऊर्जा होगी, जाहिर सी बात है स्थितिज ऊर्जा होगी, और स्थितिज ऊर्जा लाने के लिए हमें क्या लाना पड़ता है, कार्य। कार्य लाने के लिए हमें कार्य ऐसा वाला लाना है जिसमें विभव हो और आवेश हो। कार्य कैसा लाना है, जिसमें विभव हो और आवेश हो। तो तुम पहले तो कार्य डिसाइड करो, तो V = W/Q एक फार्मूला पढ़े है ना, कार्य वो नहीं लगाना है, बल गुणे विस्थापन, वो कक्षा 11 में लगता था। तो V = W/Q, तो W = क्या आ जाएगा, V × Q या फिर Q × V, कुछ भी कह दो। ये वाला फार्मूला हमें यहाँ लगाना है, ठीक है। बस यहाँ जो विभव लाया जाता है वो औसत विभव लाया जाता है, ठीक। तो पहले हम पढ़ते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। आया हुआ क्वेश्चन है, 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा समझाने को है ही नहीं। ऊर्जा कैसे लिखते हैं यार, ऊंचा लिख दिया था, बेचारे 10वीं वालों को इस समय मना कर दिया तो शांत शांत रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं। एक तो आती है धराचार्य का सूत्र लिखा है, बोलती मैं बोला याद है सूत्र, सूत्र सुनो, बोलती इसमें याद क्या करना है। बोला सही बात है, जैसे हम लोग चाइनीज भाषा कहीं लिखी देखते हैं ना, तो हम लोग को अजीब अजीब दिखती है कि क्या लिखा है, डंडी इधर एक डंडी इधर, ये क्या, ऐसे उसको वो धराचार्य का सूत्र लगता है। वो भी सोचती होगी कि क्या लिखा हुआ है। सब है लगे हैं कि हमका याद है, हमका याद, माइनस भी हो गया, छोड़ो उसे।
हम सबसे पहले ये देखते हैं संधारित्र चार्ज कैसे होता है। संधारित्र कैसे चार्ज होता है? जब दो प्लेट होती हैं तो इसमें हम आवेश देते हैं तो ये यहाँ विद्युत प्रेरण होता है, चार्ज हो जाता है। कुछ वोल्टेज में क्या आ जाता है, यहाँ पे चेंज आता है। मान लो पहले वोल्टेज क्या था, शून्य था, चार्ज करने के बाद वोल्टेज क्या हो गया, वही विभव, चार्ज करने के बाद विभव क्या हो गया, भी हो गया ना। पहले विभव शून्य था, बाद में विभव कितना हो गया, भी हो गया। तो यहाँ जीरो से भी हमने बढ़ाया ना, तो जो विभव बढ़ाने में किया गया कार्य ही होता है, या फिर कार्य ही विभव होता है। हमने पढ़ा था कि नहीं? और स्थितिज ऊर्जा में हमने उल्टा पढ़ा था। स्थितिज ऊर्जा याद है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, हाँ, उसमें उल्टा हो जाता है, कार्य ही न लाते हैं। फिर कार्य को क्या बोलते थे, यू। जैसे ही वाला फार्मूला था V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W इक्वल टू क्या लाए थे, Q इंटू वी। फिर इसी को क्या बोल दिया था, U इक्वल टू क्यू इंटू वी, है ना। ये उसी फार्मूले जैसा। हमें लाना क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा लाने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, यहाँ से कार्य। कार्य में बस ये जो विभव लिखते हैं, यहाँ पे औसत विभव लिखना है। कौन सा विभव लिखना है, औसत विभव, बस ये ध्यान देना है। औसत विभव का मतलब पहले कितना था, अब कितना है, और उसका माध्य ला दीजिए। समझ गए बात को? ये बात याद रखनी पड़ेगी कि वहां पे नॉर्मल विभव आता था जब हम स्थितिज ऊर्जा बताते थे, यहाँ हमें कैसा विभव चाहिए, औसत विभव। तो औसत विभव लाने के लिए क्या करेंगे, इसका 0 प्लस V अपॉन 2 जोड़ देंगे ना। इसके पहले परिभाषा देख लो। संधारित्र में संचित ऊर्जा में लिखा हुआ है, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यहाँ संचित ऊर्जा यानी उसके अंदर पाई जाने वाली ऊर्जा तो होगी कौन सी, ये स्थितिज ऊर्जा ही होगी। अब गति तो कर नहीं रहा ना कि गतिज ऊर्जा लाओगे कि दौड़ा दो, फेंक दो। किसी संधारित्र को चार्ज करने में, आवेशित करने में जितनी ऊर्जा लग रही है, फिर जितना कार्य हो रहा है, वही कहलाती है संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। इसीलिए मैंने कहीं पे लिखा होगा, हाँ नहीं लिखा है आगे, हाँ आगे नहीं लिखा, इतने में काम हो गया। लिखा है जहां समीकरण 1 माना है ना, जहां समीकरण 1 माने उसके ऊपर लिखा है, अतः संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसके लिए यहाँ पे देखो, यदि किसी संधारित्र को Q आवेश देने पर उसका विभवांतर 0 से बढ़कर भी हो जाता है। ठीक है, यहीं से हमारी मेन कहानी शुरू होती है। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, यदि किसी संधारित्र को Q आवेश देने पर विभव क्या से क्या हो गया, विभव 0 से भी हो जाता है, तो औसत विभव लाना है हमें। क्या लाना है, औसत विभव। औसत विभव क्या आ जाएगा, 0 प्लस V अपॉन 2 यानी V अपॉन 2। ठीक है, फार्मूला सब वही लगेगा। कार्य लाना है, स्थितिज ऊर्जा लाना है, और हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा अच्छे से पढ़ी है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, U इक्वल टू क्यू भी, बस U की जगह यहाँ W ही बोलना, वही है, सेम चीज है। अब क्या ला दोगे तुम, चुपचाप हिंदी वाला फार्मूला वही वाला लाना है। तो V इक्वल टू क्या होता था, W अपॉन क्यू, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू V, हिंदी में बोल दो। तो कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणे विभव। बस यहाँ विभव कौन सा है, औसत विभव। बुक में नहीं लिखा है मैंने, काम चल जाएगा। ठीक है, वही वाले चल जाएगा। हम यहाँ पे सीधे बोल देंगे, चूंकि कार्य बराबर क्या आ जाएगा, आवेश, यहाँ पूरा लिख देना, आवेशित करने में किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य। कार्य क्यों ला रहे हैं, कार्य क्यों ला रहे हैं, क्योंकि कार्य ही स्थितिज ऊर्जा ही संचित ऊर्जा है। उसको जगा दो, नहीं तो मैं जगाने आऊंगा तो कान में पेट्रोल डाल दूंगा। काहे सोते हो क्लास में, ये सब नौटंकी ना किया करो। कार्य बराबर क्या आ जाएगा, आवेश गुणे औसत विभव। बस यहाँ विभव कौन सा आ जाएगा, औसत विभव, बस नॉर्मल सा है, इसको याद रखना पड़ेगा। कार्य W आ गया, आवेश यहाँ हम कैपिटल क्यू दे रहे हैं ना, हाँ चलो कैपिटल क्यू लिख देते हैं, अच्छा नहीं लगता नहीं वाला, बस। और औसत विभव हम ला ही लिए V अपॉन 2, इसको सुंदरता के साथ लिख दो 1 अपॉन 2 QV। और यही जो कार्य होता है क्या कहला जाता है, संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, दम दम दम। इसको क्या लिख देंगे, इसलिए संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या कहला जाएगी, U इक्वल टू 1 अपॉन 2 QV। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट।
न्यूमेरिकल भी आता है, व्यंजक भी आता है, आंकिक प्रश्न व्यंजक दोनों। हो गया डन। अब इसमें एक बार Q की वैल्यू रख दो और इसी में एक बार V की वैल्यू रख दो। कौन से वाले फार्मूले से? मेन वाले फार्मूले से, C इक्वल टू Q अपॉन V वाले से। तो दो तुम्हें नए नए सूत्र बन जाएंगे, ठीक है। मेन फार्मूला यही है। अब हम जानते हैं चूंकि V इक्वल टू क्या होता है, नहीं जी, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो अगर यहाँ से Q की वैल्यू लाएंगे तो कितना आ जाएगा, CV। तो Q इक्वल टू CV कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। इसलिए U बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। Q का मान रख दिए CV इंटू V स्क्वायर। हाँ, कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। U इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 CV स्क्वायर। ये भी वही फार्मूला है। अब हमने यहाँ से एक बार बताया Q की वैल्यू रख दिए, अब एक बार किसकी वैल्यू रख दो, V की वैल्यू। यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी प्रकार V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन C, है ना। इसलिए U इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे Q है ही, V की वैल्यू है Q अपॉन C, तो Q इंटू Q क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन C। सुंदरता के साथ लिख दो, U इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C। आ गया, दो फार्मूले क्या तीन हो गए तो, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अभी मैं पेपर देख के बताता भी हूँ कब आया था, क्वेश्चन पढ़ के जान जाओगे ना तो अच्छा लगेगा। बस इतना ही करना था और इतने से न्यूमेरिकल आ जाएगा। बोल देगा कि एक तो दिया भी था मैंने, लगता है टेस्ट में तुम लोगों को, संधारित्र में से 800 जूल वूल आया था, लगता है, याद है? हाँ, दिया था मैंने 800 जूल। कितना सरल सा था, सूत्र लगाए, गुणा कर दिया, आंसर आ गया। बस तुम्हें ये देखना होगा कि धारिता दिया है कि विभव दिया है, आवेश दिया है कि विभव दिया है, कुछ भी दे दे तुमसे फार्मूले से बन जाएगा। क्लियर है? लगाना कैसे है, सबसे पहले तुम ये समझो, संचित ऊर्जा क्या, स्थितिज ऊर्जा। जब भी स्थितिज ऊर्जा लाते हैं तो सबसे पहले हम कार्य लाते हैं। कार्य यहाँ पे हमें ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें आवेश हो और विभव हो, क्योंकि हम धारिता की बात कर रहे हैं तो आवेश और विभव होना चाहिए। इसके लिए हम V का मेन वाला फार्मूला लगाए जो चैप्टर की शुरुआत में पढ़े थे, V इक्वल टू W अपॉन Q। W अपॉन Q में हम W की वैल्यू लाए तो वो बना Q इंटू V। बस यहाँ ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बोर्ड में भी लिख दी। कौन सी लाइन, ये नहीं ध्यान आती, परिभाषा तो जान जाते हैं, आवेशित करने में किया गया कार्य या फिर आवेशित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी संचित ऊर्जा है। लेकिन ये लाइन नहीं ध्यान में आती है कि किसी संधारित्र को Q आवेश देने पर विभव शून्य से भी हो गया। पहले वोल्टेज थोड़ी था, मान लो दोनों में बराबर है तो क्या कोई विभवांतर है? मान लो एक में 50 वोल्ट है, दूसरे में 50 वोल्ट, कोई विभवांतर है? नहीं है। विभवांतर तब आता है जब दोनों में एक में कम हो एक में ज्यादा, या फिर प्लस माइनस आ जाए। प्लस माइनस यानी क्या हुआ, एक उच्च है एक निम्न है। अगर मान लो +50 और -50 तो ये क्या है, अलग अलग है, विभवांतर सेम नहीं, अलग अलग। क्यों? क्योंकि +50, मान लो पानी का तुम्हें ऊंचाई बताना है तो +50 ऊंचाई वाला पानी ऊपर रहेगा, -50 ऊंचाई वाला नीचे रहेगा, ठीक है, धरती तल से अंदर घुस जाएगा। बस फिर आवेशित करने में किया गया कार्य, आवेश गुणे औसत विभव, ये कहाँ से आया, V इक्वल टू W अपॉन Q वाले फार्मूले। बच्चे 1/2 भूल जाते लोगों को। अब देखो इसमें कुछ था क्या, 3 से 4 लाइन का है, आया था 4 नंबर या 3 नंबर, 3 नंबर तो पहले आता ही नहीं था, 4 नंबर में आया था, ठीक है। यहाँ से एक और टॉपिक तुम्हें बुक में आगे मिल जाएगा, ऊर्जा घनत्व करके दिया हुआ है ना, पुरानी बुक में ना होगा, नहीं है ना, बुक ही नहीं लाए हो, लाए हो नहीं है। इसमें एक ऊर्जा घनत्व करके टॉपिक दिया। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटे आयतन, समझे? घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा बटे आयतन। तो देख लो, ऊर्जा घनत्व बराबर नॉर्मल सा फार्मूला, संचित ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा घनत्व यानी ऊर्जा का घनत्व, कि एक निश्चित जगह में ऊर्जा ज्यादा है कि ऊर्जा कम, बस यही बता रही है। तो किसी संधारित्र के एकांक आयतन में, प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा उस संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहलाती है। परिभाषा देख लो क्या लिखा है, समांतर प्लेट संधारित्र में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तुम इसको आराम से समझोगे, बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये वाला क्लियर है? इसका न्यूमेरिकल आ चुका है, आ भी सकता है। आप दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़े रहिए। मजे की बात है कि 1 महीना बीत चुका और अभी तक हम लोग का एक यूनिट नहीं कंप्लीट हुआ है। और मजे की बात है कि आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, और मजे की बात है कि आधे लोग पढ़े ही नहीं, इसके बाद भी उन लोग के समझ में नहीं आ रहा है। इसमें संधारित्र में संचित ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व से बस तुम ये समझो कि घनत्व बता रहा है किसका, ऊर्जा का, ठीक है। तो जब फार्मूला लिखते हैं तो ऊर्जा घनत्व बराबर क्या आ जाता है, ऊर्जा घनत्व बराबर संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा बटे संधारित्र की प्लेटों के बीच का आयतन। प्लेटों के बीच का आयतन है, परिभाषा क्लियर हो गई। संधारित्र में प्लेटों के बीच
एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है, वही उसका संचित ऊर्जा घनत्व कहला जाता है। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, बस यहाँ एक तो चीज एक्स्ट्रा लगा दिया है, संधारित्र की धारिता का सूत्र, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे ऊर्जा घनत्व को किससे दर्शाएंगे, उसे संचित ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, अभी प्रूव किए हो, 1/2 CV²। प्रूव किए हो। आयतन क्या होता है, आयतन लाने के लिए हमें वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, आयतन लाने के लिए वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। एडी लगाया है, एक और होता था, अगर हम वो वाला लगा देते, हो गया रहने दो। आयतन लगाने के लिए ऐसे समझ लो, जिसके ना समझ में आ रहा हो कि एडी कहां से आ गया, सही सही बताओ, किसके किसके समझ में आ गया एडी कहां से आया, बटे में एडी है, कहां से आ गया, नहीं समझ में आया। ये प्लेट का एरिया कितना है, प्लेट का एरिया कितना है, ए है, प्लेट का एरिया कितना है, ए, और इनके बीच की दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, डी, ये डी दूरी हो गई। तो अब ये बताओ कि अगर ये घन होता, घनाभ, घनाभ ही ले लो, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन, घनाभ जैसा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो यहाँ लंबाई चौड़ाई तो क्या कहला गई, क्षेत्रफल। मान लो ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी और ये ऊंचाई है, ठीक है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो लंबाई और चौड़ाई तो क्षेत्रफल हो गई, तो बचा कौन यहाँ पे, केवल ऊंचाई। तो बस यहाँ पे तीनों भुजाओं का हमें गुणा करना है, तो दो भुजाएं तो क्षेत्रफल बन जाएंगी, एक भुजा बचेगी, तो दो भुजाएं यहाँ क्षेत्रफल, एक भुजा है, तो आयतन क्या आ जाएगा, A × D। ये चित्र नहीं बनाया है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, A × D। फार्मूला रख दो, तो ये आ जाएगा, C का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, ε0, बता रहा हूं, यहाँ संधारित्र की धारिता रखना, QA/D, यहाँ पे क्या आ गया है, AD है, V² तो भूल ही गया, आ गया। अब यहाँ होशियार लोग क्या करते हैं, D से D काट देते हैं। क्या D से D कटेगा, वो तो अब मैं बोल दिया हूं तो नहीं कटेगा। देखो होशियार लोग D से D काट देते हैं, और तुम लोग बोले हो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तुम लोग गधा हो। इसको हमें क्या करना होगा, या तो उल्टा कर लो, या तो क्या कर दो, उल्टा, या तो क्या कर दो, सीधा कर दो। तो सबसे पहले ये बताओ कि A/D के बटे में हम एक समझ लेंगे, इसका हम ऊपर ले जाएंगे तो 1/AD आ जाएगा, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, यहाँ पे आ गया ε0 A/D इंटू आ गया V²। विधिवत बता रहा हूँ, बाकी ये सब एक ही चीज है। AD आ गया, अब A से कटेगा, कुछ अच्छा चमक रहा है ना, जैसे बूंदी का लड्डू होता है, एकदम ताजा ताजा, 26 जनवरी वाला है ना। मेरे घर में तो बनता नहीं है सब, कोई बांट तो नहीं रहा, बताना, बहुत दिन हो गए हैं बूंदी का लड्डू खाए। कौन छोड़ रहा, मीठा उठा कुछ नहीं छोड़, मीठा छोड़ दोगे कमजोरी लगेगी भाई, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। बस ये कि 1 का गुणा करेंगे वही आ जाएगा। कल छोटे बच्चों वाले बैच में मैं बताया कि 1/x को क्या लिख देंगे, x की पावर -1, बोलते हैं 1 कहाँ गया, पहले ये रहा। फिर मैं बोला 2/x, तो इसको लिख दिया मैं 2 की x की पावर -1, बोले अब ये 2 यहाँ क्यों लिख दिया, यही लिखना चाहिए ना, बिल्लीवा आए रहता हूँ। 11th वाले बोल रहे थे, बोले कि फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा टफ लगती है, बायो सरल है, मतलब मुझसे पढ़ लो, वो भी टफ लगने लगेगी। बोले बायो बहुत सरल है, बन गया तो बढ़िया पेपर आया था। सही बात ना बोला, फिजिक्स केमिस्ट्री भी कोचिंग ना पढ़ते मेरे से, वो भी सरल लगती है। वही बोला कि एक बार पढ़ लो मुझसे बायो, तो बायो भी कठिन लगने लगेगी, जैसे तुम लोग कभी बहुत सरल लगती थी, पढ़ के पता चला कि हे भगवान, लघु बीजाणु धानी में ही 20 तो नाम है, कहाँ से याद होगा। क्या आया, ε0 V²/2D², इतना आता है आंसर। देखो अच्छा, उसको नया फार्मूला बना दिया, E²। अब हम जानते हैं एक फार्मूला दोनों के बीच, ये चित्र नहीं मिटाऊंगा, मेरा सुंदर सा चित्र है, चूंकि E क्या होता करता है, V/D, इसलिए म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ε0 E²/2। अब बोल दो सर हमें ये फार्मूला नहीं पता है, इसको मैंने क्या, यार तुम लोग भी छोड़ दो ये सब काम करना, ही पढ़ना है तुम्हें कि ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ही ऊर्जा घनत्व कहलाती है। बाकी नॉर्मल घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, वो नॉर्मल घनत्व होता है।
अब अगर ऊर्जा घनत्व एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाएगी। फिर फार्मूला लगा दिया, संचित ऊर्जा ये होगी, आयतन मैंने बता ही दिया, ये प्लेट का क्षेत्रफल ए है और यहाँ दूरी डी है, क्षेत्रफल गुणे दूरी कर दिया, एडी आ गया। भूल जाता है लोगों को, यहाँ डायरेक्ट कभी मत काटना, डायरेक्ट काटोगे गलत हो जाता है। एक लाइन की मेहनत कर लेना, पता चले तुम ए और डी दोनों काट दो, फिर आंसर तुम्हारा बोखड़ा बोखड़ा लगे। इसको बढ़िया ला दिए, ए कट गया, एप्सिलॉन 0 v स्क्वायर, ये फार्मूला आया। अब v अपॉन डी दोनों दिखे, और v अपॉन डी क्या होता है, ई की वैल्यू, तो ई इक्वल टू v अपॉन डी, तो यहाँ पे इसको पूरे की जगह ई स्क्वायर कर दिया, ये आंसर आ गया। समझ गए? इससे क्या पता चलता है कि ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है ना। इससे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि म्यू प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं, यानी विद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा होगा ऊर्जा उतनी ही ज्यादा आएगी। समझ गए बात को? यहां से आपका ये चैप्टर हो गया समाप्त। कल से आप लोग मेरी वाली बुक नहीं लाएंगे, कल से आप लोग क्या लाएंगे, एनसीईआरटी। ठीक है, तो अगले वीडियोस में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराएंगे। पहले उदाहरण चलेंगे, फिर प्रश्नावली चलेगी, फिर प्रीवियस ईयर चलेगा, और फिर ये चैप्टर खत्म करने के बाद थर्ड चैप्टर में चलेंगे। यहाँ से क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। और आज तक कोई यहाँ तक नहीं देखा, और मजे की